हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सोमानी सर बचौर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी सीबीएसई के लिए, उसका हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। आई होप कि आपने पहला पार्ट देखा होगा, जिसमें कि हमने कुलम्स लॉ, चार्ज की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और डाइपोल के बारे में हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसको आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। गॉस लॉ के बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी खत्म करेंगे। ओके, तो कुल मिला के आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट कंप्लीट करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर के बारे में देखेंगे एंड आफ्टर दैट डे 4 पे, जैसे कि मैंने प्लान बनाया था, तो डे 4 पे हम कंप्लीटली इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है। गॉसियन सरफेस पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो ऐसा ही होगा या फिर ऐसा ही होगा, बस वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी द क्लोज्ड सरफेस। ओके, अब यहाँ पर से जो हम लिखते हैं, दैट इज द फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, गॉसियन सरफेस मैंने कुछ भी एक अज्यूम कर ली। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है सीबीएसई का, तो बेटा ध्यान देंगे। मान लो Q1 चार्ज अंदर है, यहाँ पर माइनस Q2 रखा हुआ है, यहाँ पर Q3 है एंड आउटसाइड पे Q4 है। तो भैया जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्या होगा? Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ Q in will be what? The net charge enclosed in the surface, that is Q1 प्लस में Q3, पॉजिटिव चार्ज को ऐड करेंगे, माइनस में Q2, मतलब साइन के साथ में आपको उनका एल्जेब्रिकली सम करना है। तो माइनस Q2 क्यों लिया? क्योंकि वो खुद नेगेटिव दे रखा था। अब इसमें हमने Q4 को इंक्लूड नहीं करा है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों? Q4 जो है वो क्लोज्ड सरफेस से बाहर है, तो हमें उसको देखना नहीं है। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो यहाँ पर कोई सा भी मीडियम रख देते, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाता है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमें क्या यूज करना होता है? एप्सिलॉन। ओके, अब आप देखो, अभी इस पे मैं थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करता हूँ। पहले आपको इतना समझ में आया? अभी हम देखो हमें क्यों अप्लाई करना है गॉस लॉ को। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द हाईली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिक होता है, जनरली हम उसमें क्या अप्लाई करते हैं बेटा? गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप एक बात को समझो, चार्ज को कंप्लीटली हमें इनक्लोज करना है। अब आप एक बात को देखिए भाई, फ्लक्स का तो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी पढ़ाया था, दैट इज ई डॉट ए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए बनेगा। वेरी नाइस। तो भाई अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के थ्रू समझूं, तो ई डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द अगेन गॉस लॉ ने कितना बोला था? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने डिराइव किया भाई कि फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये भी होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड will be due to all charges not just by charge enclosed। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गॉस लॉ के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सबके कारण आती है, सिर्फ इंक्लोज्ड चार्जेस के कारण नहीं आएगी। तो जो हमने डायग्राम बनाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहाँ से, वो किसके भी कारण आएगी? आपका जो Q4 चार्ज था उसके कारण भी आएगी। अब इसमें देखो, जनरली मैं दो चार क्वेश्चन को आपके थ्रू समझाता हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। कि मान लो एक क्यूब है,
ठीक है, क्यूब है, तो यहाँ पर इसके सेंटर पे आपने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया, ठीक है, क्यू चार्ज रख दिया। तो भाई फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताइए, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे बोलेगा एक सरफेस से बताओ, मान लो ये फर्स्ट सरफेस ले ली, तो 5 1 कितना हो जाएगा। भाई आप एक बात समझो, क्यू कहाँ पर रखा है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द क्यूब, और अगर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा हुआ है तो हर साइड से इक्वल फ्लक्स जाएगा, तो टोटल इतना है, तो हर साइड से कितना चले जाएगा बेटा, 1/6 क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, लेट से क्यू डैश, तो क्यू डैश को अगर मुझे इंक्लोज करना रहेगा तो यहाँ पर मुझे सेम साइज का एक और क्यूब लगाना पड़ेगा, यस और नो एवरीवन। तो सेम साइज का जब एक और क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास एक क्यूब से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब चार्ज जिस सरफेस पे रखा रहता है उसके कारण फ्लक्स 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि साइड लेंथ अलग अलग हो जाएगी। समझ में आया, बिकॉज इट विल बी क्यूबॉइड। हमने चार्ज को इंक्लोज्ड करने के लिए साइड में एक क्यूब लगाया है। ओके, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई अगर एक क्यूब को हमने यहाँ पर रखा, एक चार्ज को, लेट्स से कैपिटल क्यूब, तो आपको ऐसे टोटल कितने लगेंगे। तो भाई आपने केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी होगी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो जब एज पे रखा रहता है तो उसके लिए हमें कितने क्यूब लगाने पड़ते हैं, इस टाइप से 8 क्यूब लगाने पड़ते हैं। आगे भी एक क्यूब आ जाएगा बेटा, ओके, आगे भी एक क्यूब आ जाएगा जो कि इसको क्या करेगा, ऐसे ही साइड में भी लगाने पड़ेंगे, और नीचे से भी 4 आएंगे, ऊपर से 4, नीचे से 4, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 8। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, फ्लक्स टोटल कितना होता है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने बोला एक क्यूब से बताओ, भाई मान लो ये 1 क्यूब ले लेते हैं, तो 5 ड्यू टू द 1 क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आप ध्यान से समझना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन दिस केस फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। तो बेटा आप एक बात समझो, दिस इज द क्यूब, ओके, अब आप देखो यहां पर आपने कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो ये आपने क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो बेटा देखना, जब यहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो क्या वो यहां से निकलेगी, ये वाली सरफेस से भी जाएगी, और ये जो सबसे बाहर वाली सरफेस है इससे भी जाएगी। तो इन तीनों के कारण फ्लक्स क्या हो जाता है, 0। लेट से इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, आउटर मोस्ट को 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं, पीछे वाली को 5 लिख देते हैं, और साइड वाली को 6 लिख देते हैं। तो फ्लक्स ड्यू टू द 1 2 एंड 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। तो आपसे पूछेगा भाई कि फ्लक्स ड्यू टू 5 बराबर फ्लक्स ड्यू टू 4 बराबर फ्लक्स ड्यू टू 6। तो भाई पहले तो इस क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा था वो कितना था, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। आपसे बोलेगा कि फ्लक्स ड्यू टू 5 बताइए, तो फ्लक्स ड्यू टू द 5 अगर मैं लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास इस तरीके से फ्लक्स ड्यू टू द 5 कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस विल बी द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस टाइप से आपको क्वेश्चन काफी सारे आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्यूब के ऊपर अभी रिसेंटली में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि भाई अगर फेस पे रखा होगा तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, अगर साइड पे रखा होगा एक कॉर्नर पे तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट, अगर उसमें सरफेस से पूछा जाएगा तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, और इसके डेरिवेशंस तो अभी हमें देखना ही है, वो तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं गॉस लॉ में हर समय। तो आपको हो सकता है कि भाई 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आए तो आपको पहले बोल देगा कि भाई स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट के बाद उसके एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशन के बाद आपको बोल देगा कि भाई या तो इनफाइनाइट शीट के कारण या फिर लाइन चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। उसके बाद आपको 1-2 मार्क में ये ऐसा न्यूमेरिकल भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखो इसमें आपको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, गॉसियन सरफेस सिलेंडर लेंगे, और ई जो आता है वो आता है λ/2π एप्सिलॉन नॉट r। तो लैम्डा क्या होता है बेटा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ।
इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी बेटा आपके पास, दैट इज कूलम्ब पर मीटर। ओके, एसआई यूनिट इज व्हाट बेटा, कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण ही हमें डेरिवेशन आता है, क्योंकि गॉस लॉ से हम इनफाइनाइट लार्ज चार्ज के कारण ही हम निकाल सकते हैं। फाइनाइट का अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो बेटा आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं उसका भी डेरिवेशन आपको बना दूंगा। तो देखो बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो दिस इज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब सिलेंडर के टोटल कितने एरिया होते हैं, 3 टाइप के एरिया होते हैं बेटा उसके। तो देखो यहाँ पर मैं तीनों एरिया को मार्क कर देता हूँ। लेट से इसको मैंने 1 ले लिया, इसको मैंने 2 ले लिया, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया को, और इसको मैंने 3 ले लिया, दैट इज द थर्ड सर्कुलर एरिया। अब देखो, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, भाई ये अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये तो इनफाइनाइट है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, इस तरफ आएगी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, इस तरफ आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, अब आप ध्यान से समझो, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा A1 वेक्टर, वो ऊपर की तरफ आएगा। A2 वेक्टर आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और A3 वेक्टर अगेन एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो भाई हम क्या लिखेंगे, फाइन नेट विल बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट A1 वेक्टर प्लस में E वेक्टर डॉट A2 वेक्टर प्लस में E वेक्टर डॉट A3 वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा बेटा 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट मतलब कि होता है E cos थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर से देखो हमारे पास फाइनेट क्या बनता है बेटा, EA2 cos 0 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, ध्यान से देखिएगा। फाइनेट बराबर क्या बनेगा, मान लो इसकी लेंथ ले ली मैंने L, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में A2 वेक्टर। अब A2 कौन सा एरिया है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप क्या लिखेंगे, 2 पाई R इनटू में L, दैट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इनटू में cos 0 इज 1। अब फाइंड इट व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज। तो भाई लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q बराबर क्या बन जाएगा बेटा, चार्ज इंक्लोज्ड, दैट इज लैम्डा इनटू में L। तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे लैम्डा इनटू में L बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू E इनटू में 2 पाई R L इनटू में 1। तो भाई L से L तो कट जाएगा आपके पास, ये भी L है स्मॉल l, तो L से L काट दो। तो लैम्डा E बराबर क्या बनेगा बेटा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इसको अगर मुझे K के फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये बन जाएगा 2K लैम्डा बाय R। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी हो रही है बेटा, इनवर्सली वेरी हो रही है, तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये R के ऊपर डिपेंड करती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है कि भाई इनिशियली अगर मैंने बोला x दूरी है, बाद में मैंने 2x दूरी कर दी, तो भाई आपको बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो देखो यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या बनेगी आपके पास, पिल बॉक्स, या फिर मैं अगर सिंपल बात करूंगा तो E बराबर क्या बनेगा आपके पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा, प्लेन शीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर से आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये प्लेन शीट है, ठीक है, तो दिस इज द प्लेन शीट। तो अगर मैंने बोला कि इसमें सारा प्लस चार्ज दे रखा है आपको लाइक दिस, ओके, और इसकी आपको क्या दे रखी है साथ में, ये आपको जब बनाना रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से इस टाइप से एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे जो कि दूसरे साइड से पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, सिग्मा आपको क्या दिया रहेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके, एसआई यूनिट विल बी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर।
अगेन यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे, लेट से यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो ये शीट है तो ये वाला इधर वाला पोर्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, इस तरफ जाएगी, समझ में आया। सिमिलरली इधर से किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। और ये वाले पे एरिया वेक्टर ऊपर आएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर या फिर इधर ही रहेगी। तो आप समझो मैं इसको 1 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ और इसको 3 लिखता हूँ। तो अगेन आई विल राइट दैट इज फाइनाइट विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर प्लस में E3 वेक्टर डॉट A3 वेक्टर। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी, तो फाइनाइट बराबर क्या बनेगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास EA प्लस में ये हो जाएगा 0। क्यों, बिकॉज एरिया वेक्टर आएगा इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी AC और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो ये 0 बनेगा, साथ में ये बनेगा EA। तो फाइनाइट बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ EA। अब एरिया कौन सा लेना है आपको, ये सर्कुलर पार्ट वाला, दैट इज द पाई आर स्क्वायर। तो फाइनाइट बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, 2E इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज द फाइनाइट, दैट इज द चार्ज इंक्लोज। तो आप एक बात समझो कि ये सर्कुलर शीट है, भाई आप ऐसा सोचो ना कि इसमें एक गड्ढा करेंगे तो भाई ये सर्कुलर शीट में ऐसा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज आ कितना जाएगा, तो चार्ज इंक्लोज्ड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओके, तो भाई मैं फाइनाइट को क्या लिखूंगा, दैट इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 2E पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट देंगे तो E बराबर कितना आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसी आ रही है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इनफाइनाइट शीट के कारण, दैट विल बी इक्वली स्पेस्ड, इस तरीके से, ठीक है बेटा, कैसी रहती है, इक्वली स्पेस्ड रहती है, और इट डजंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। समझ में आया, ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। बेटा तो देखो शेल के बारे में बात करेंगे, तो शेल क्या होता है, बेसिकली अंदर से होता है खोखला, तो पूरा चार्ज कहाँ पर रिसाइड कर रहा है, ऑन द सरफेस। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के बारे में बात करेंगे, 3 पॉइंट पे बात करना है। व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, दैट इज द पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर से देखो R, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बराबर होगी 0। क्यों, क्योंकि Q इन बराबर है 0, भाई कोई भी चार्ज नहीं है। तो व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, KQ बाय R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि द चार्ज इंक्लोज्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, Q। आप जस्ट एक बड़ा सा थोड़ा सा स्फीयर मान लो, ठीक है, तो भाई टोटल चार्ज इंक्लोज्ड हो जाएगा, तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, KQ बाय R स्क्वायर। व्हेन R इज ग्रेटर देन R, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम KQ बाय स्मॉल r का स्क्वायर। अगेन द कंप्लीट चार्ज विल बी इंक्लोज्ड, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ये स्फेरिकल शेल का ग्राफ बेटा आपको याद रखना है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R के बीच का जो ग्राफ है वो इसका कुछ ऐसा जाएगा, मैक्सिमम से चालू होगा, मैक्सिमम कितनी रहती है इसकी, KQ बाय R स्क्वायर, और इसके बाद ये इन्वर्सली इस तरीके से वेरी कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ये कौन सा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो अगर मैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करूंगा तो इसमें आता है बेटा रो, दैट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि भाई अगर क्यू चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आप क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट बराबर कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ओके, अब आप ध्यान से देखना कि अगर मैंने मान लो एक स्फीयर लिया है जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है, अगर मान लो इस पे चार्ज है q, तो रो कितना हो जाएगा, q अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब स्फीयर्स, ठीक है। तो रो कितना हो जाएगा आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको बोला जाएगा कि भाई r इज लेस देन कैपिटल R, तो व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, आप यहाँ पर एक स्फीयर बनाइए, ठीक है, जिसका रेडियस कितना होगा बेटा, स्मॉल r होगा। तो आप देखिए व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज्ड, सो चार्ज इंक्लोज्ड बराबर क्या बनेगा, रो इनटू में वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ओके, नाउ व्हाट आई कैन राइट, दैट इज द फ्लक्स थ्रू दिस sphere will be q in by epsilon naught. Okay,
तो यहाँ पर से देखिए फाई बराबर क्या बनेगा, रो इंटू में 4/3πr³ होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर से देखिए ये तो फ्लक्स आ गया। अब E डॉट ए होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, फाई। तो भाई E एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। बेटा याद रखेंगे ये कितना होता है, 4πr²। यही आपका डेरिवेशन भी आना चाहिए काई के लिए, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने का बोल सकते हैं, किसके कारण, गॉस लॉ के थ्रू। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो रो इंटू में 4/3πr³ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बनेगा, रो/3 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आर आ रहा है। बेटा देखो r² से r³ को कैंसिल कर देंगे, 4π से 4π को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, रेडियस मतलब इन द सेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के। व्हेन r इक्वल टू कैपिटल R कर देंगे, व्हेन r इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पर से आप देखिए रो को भी आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये भी याद रखना है बेटा। तो ये क्या बनेगा, रो r को जब आप कैपिटल R रखेंगे अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बनेगी, Q अपॉन में 4/3πr³ इंटू में 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू में R। तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाती है बेटा, KQ/r² के बराबर। ठीक है, कितनी हो जाएगी, KQ/r² के बराबर। व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ/R², सॉरी स्मॉल r²। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, देखो फिर से निकाल के बता देता हूं मैं आपको। तो भाई Q इन कितना आ जाएगा इस केस के लिए, कैपिटल Q। ओके, तो E इंटू में 4πr² दैट इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/r²। ओके, तो बेटा इसके लिए जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर R, तो ये देखो इस तरीके से जाता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। कितना होती है ये मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज KQ/r²। ओके, एंड इसके बाद ये वापस से पुराने वाले पे आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE के लिए, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेफिनेशन। तो भाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे वर्क कर रहे हैं। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब अगर एनर्जी की बात करते तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो भाई V बराबर क्या बनेगा, Q इंटू V, और दैट इज द वर्क डन। तो V बराबर क्या बनेगा, दैट इज वर्क डन अपॉन Q। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा तो इट इज द amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in a field ठीक है बेटा। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था कोई भी चार्ज पार्टिकल पे, वो कितना लगेगा, KQ/r²। अब मेरे को पता है DW बराबर होता है F.dr। DW बराबर क्या होता है, F.dr। हमने बोला इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। तो वर्क डन बराबर क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन KQ/r²dr। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो वर्क डन बराबर क्या बन रहा है हमारे पास, KQ/Q0 को बाहर निकाल दीजिए, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से कोई भी एक पॉइंट R तक। तो भाई वर्क डन बराबर कितना हुआ, माइनस का KQ/Q0/r। ओके, अब ये तो आपकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या बन जाएगा, KQ/Q0/r। ओके, अगर आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल बताओ तो आप क्या करोगे, W/Q0 कर दोगे, तो इट विल बी KQ/R। ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला।
दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्या बन जाएगा आपके पास के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी कोई भी दो चार्जेस की, दैट इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर। जो आर है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और Q और Q नॉट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस अलॉन्ग विद देयर साइन। मतलब अगर Q नॉट नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लेना है, Q अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लेना है। समझ में आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो कि मैंने निकाल के बताई दिया आपको कितना होता है, दैट इज के क्यू बाय आर। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट सिस्टम और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मान लो अगर ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर ये Q2 चार्ज है, यहाँ पर ये Q3 चार्ज है, यहाँ पर ये Q4 चार्ज है, तो भाई ये सब आपको एक स्क्वायर की दूरी पर रखे हुए हैं, दैट इज एल। ठीक है, स्क्वायर के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। आपसे बोलेगा कि भाई हमको कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए सिस्टम की। तो भाई पहले Q1 का सबके साथ देखिए आप कॉम्पोनेंट, दैट इज के Q1 Q2। तो भाई मैं मान लो ये Q2 को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो भाई Q2 नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस का के Q1 Q2 बाय आर, प्लस में के Q1 इंटू में Q4 अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, दिस इज एल, दिस इज एल, तो दिस विल बी √2L पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, प्लस में के Q1 Q3 बाय एल। ओके भाई ये तो लिख लिए। अब Q2 का सबके साथ लेना है, तो भाई Q2 का 1 के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, बाकी दोनों के साथ लेना है। तो देखो माइनस का के Q2 इंटू Q4 बाय एल और माइनस का के Q2 इंटू Q3 बाय √2L। ओके, प्लस में अब किसका लेना बचा है, Q3 और Q4 का, दैट इज के Q3 Q4 बाय एल। अब देखो इसका एक सीधा सा फंडा होता है, दैट इज n(n-1/2). दिस इज द नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, और वी कैन से द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट। तो भाई 4 चार्जेस थे, 4 माइनस 1 अपॉन में 2, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 6 टर्म बननी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म बन रही है। ये फॉर्मूले को आप लोग याद रख सकते हैं, इतने आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल लेके आऊंगा अगली वाली सीरीज में बेटा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डे 4 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो भाई आप एक बात बताइए कि DW बराबर क्या होता है, F.dr। ओके, वेरी गुड, नॉट एन इशू। भाई DW को और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अगर मैंने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालो, ये मैंने बताना भूल गया था, तो आप याद रख लीजिएगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो दैट इज F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर लिखते हैं हम लोग। तो F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा QE वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो DW को आप क्या लिख सकते हो, QdV दैट इज इक्वल टू QE वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ठीक है, अब Q से Q कट जाएगा तो हमारे पास E का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज एक्चुअली ये बनता है नेबुला ऑफ V। दैट इज वी कैन राइट इट लाइक दिस कि भाई, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr, क्योंकि पोटेंशियल था तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, हमने पोटेंशियल यूज कराया तो नेगेटिव साइन आएगा। तो E इक्वल टू माइनस dV/dr बेसिक फॉर्मूला है, बट एक्चुअल जो होता है बेटा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा दैट इज E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा V/डेल x आई कैप, माइनस बाहर ही लिख दिया है, देखिएगा ध्यान से, डेल्टा V/डेल्टा y जे कैप प्लस में डेल्टा V/डेल्टा z के कैप। ओके बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। समझ में आया सबको? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ चार्ज। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी आगे हमने डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस। ये भी अगेन मैंने डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कि अगर मान लो Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ये दोनों जो कि हैं R दूरी पर हैं, तो भैया जो इनके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 बाय R। ओके, अभी हमने डिस्कस करा। देन नेक्स्ट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। Equipotential surface is the surface which is having same potential everywhere. Okay, always remember that equipotential surface is the surface which is having same potential everywhere. समझ में आया? और work done in moving a charged particle
on equipotential surface is always 0। ठीक है बेटा, यह आपको याद रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेम पोटेंशियल होता है, ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड will be perpendicular to equipotential surface। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, ये आपको आ सकता है। ओके, ऑलवेज एक और पॉइंट, एक स्टार मार्क पॉइंट दे रहा हूं बेटा मैं आपको, जो भी आपको याद रखना है, दैट electrostatic potential decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है बेटा। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे देखने को मिले, तो इसलिए मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ बेटा, इनको लाइन बाय लाइन आप लोग लिख के याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद रखना है आपको। अगला पार्ट देखते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। एक्चुअली मैंने लिखवा दिया कि दैट इज वर्क डन विल बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वही बात हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए इफ द चार्ज इज पॉइंट चार्ज, इफ चार्ज इज पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। कैसी रहेगी बेटा? स्फेरिकल रहेगी। मतलब कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो ये सारी जो रहेंगी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, पर इनके पोटेंशियल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कैसी रहेंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर लीनियर है, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, सरफेस कैसी आएगी बेटा? सिलिंड्रिकल। ओके, ये भी याद रखना है। देन अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी, इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो इसके कारण जो सरफेस आएगी वो कैसी आएगी बेटा? सरफेस विल बी प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स होंगे इसके। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये मतलब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया अभी, ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज, सो द सरफेस विल बी लुकिंग लाइक दिस। मतलब ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी बनेगी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे पोटेंशियल कम होते जाएगा, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस इसकी कैसी आएंगी? प्लेन आएगी। ओके, हम आगे चलते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसके ही अब हम क्या करने वाले हैं? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसके पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो देखो बेटा, डाइपोल मैंने कल वाली क्लास में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देखिए। एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है बेटा? 2a। ओके, नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहाँ पर से r दूरी पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो भैया ये याद रखना है, ये बताना मैं भूल गया आगे, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको इसको डायरेक्टली ऐड करना है बेटा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्टली ऐड करना है। तो भाई आप इस पे पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी बनेगी? r माइनस ए, और नेगेटिव चार्ज के कारण ये जो डिस्टेंस बनेगी ये कितनी बनेगी बेटा? r प्लस ए। तो भाई अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो दैट इज के क्यू अपॉन r माइनस ए। ओके, माइनस, क्यों माइनस? चलो प्लस ही लिख देता हूं, अभी कंफ्यूजन हट जाएगा। माइनस क्यू अपॉन में r प्लस है। भाई पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाय आर होती है। अब मैंने आपको बोला था क्यू को साइन के साथ लेना है, समझ में आया? तो ये माइनस चार्ज है इसलिए माइनस ले लें यहाँ पे।
तो देखो ये v बराबर क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, अगर मैं के क्यू को इसमें से कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन आर माइनस ए अपॉन में 1 अपॉन में आर प्लस ए। ठीक है, तो v बराबर क्या बनेगा बेटा, के क्यू ऊपर बन जाएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए होल डिवाइडेड बाय आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पर से आप देखिए पोटेंशियल कितना आ रहा है, दैट इज के क्यू इंटू में अंदर बचेगा 2a होल डिवाइडेड बाय नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान से देखिए कि p बराबर क्या होता है, q इंटू 2a। अभी यहाँ पर वेक्टर नहीं आएगा कुछ भी, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लग देंगे बेटा, आर स्क्वायर के बराबर। तो पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट इज के पी बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे सेंटर से जो कि आर दूरी पर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, के पी बाय आर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर से देखिए, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर से ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो यहाँ पर से आप देखिए, अगर मैंने बोला ये सेंटर से आर दूरी पे है, तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये पॉइंट बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा प्लस के कारण, वी नेट बराबर के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी नेट कितना बन जाएगा बेटा, 0। ऑलवेज रिमेंबर, अब अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर मूव कराएंगे तो नेट उस पर वर्क डन कितना होगा, 0। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, अगर मैं डायपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, नाउ दिस इज द डायपोल, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। ठीक है, तो आप एक बात समझो भाई, इस पे जो टॉर्क लगता है उसको हमने क्या लिखा था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या फिर अगर मैंने बोला ये थीटा एंगल है तो टाउ बराबर क्या लगेगा बेटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टाउ डी थीटा। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टाउ डी थीटा, दैट इज द टॉर्क इज पी ई साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, डी थीटा, है ना। नाउ we have to do the integration both the sides from theta 1 to theta 2। यहाँ पर हो जाएगा ये वर्क डन, दैट इज इक्वल टू पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ पर से देखिए वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, पी ई विद अ नेगेटिव साइन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, तो भाई वर्कडन बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, पी ई इंटू में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब अगर मेरे पास वर्कडन आ चुका है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर से आप देखो u बराबर जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का p वेक्टर डॉट ई वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, वर्कडन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ जाएगा, माइनस का p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। आगे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आप एक बात समझो कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल को रख दिया, तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, कि भाई अगर ये p वेक्टर है, ठीक है, दिस इज द ई वेक्टर, तो भाई अगर ये थीटा एंगल पे है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आती है, माइनस का p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। या फिर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, तो भाई आप एक बात बताओ कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल
इक्विलिब्रियम। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, या आ सकता है बेटा, याद रखिएगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल बाय 180 डिग्री। तो यहां पर से आप देखो, इनिशियली क्या है, θ1 0 डिग्री दे रखा है और θ2 आपको कितना कर देना, 180 डिग्री। तो वही वर्क डन बराबर क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2 इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर से आप देखो, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, PE cos θ1 कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री माइनस में cos ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन बराबर क्या बनेगा, PE 1 माइनस -1। तो यहां पर से हम देखेंगे वर्क डन बराबर क्या बनेगा, 2PE। अगर मान लो 90 डिग्री घुमाना होगा तो कितना होगा, P। अगर 180 डिग्री घुमाना है तो कितना बनेगा, 2P। अगर कम एंगल पे दिया होगा, इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच इज हैविंग चार्ज ओनली ऑन द आउटर सरफेस। अंदर कोई भी चार्ज इसमें रिसाइड नहीं करता, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑलवेज रिमेंबर। एंड ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। कंडक्टर की सरफेस से कैसा रहेगा बेटा, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें चार्ज इंक्लोज हर समय यहाँ पर अंदर जीरो ही रहेगा, कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता। चार्ज रिमेन्स ऑन द आउटर सरफेस, चार्ज रिमेन्स ऑन आउटर सरफेस। अच्छा, ऑल्सो रिमेंबर कंडक्टर बिहेव्स एज इक्वी पोटेंशियल, मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, कितना होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इसका। एक चीज याद रखना, अगर स्फेरिकल है तो उसका जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, V बराबर KQ/R। अगर मतलब R इज द रेडियस, Q इज द चार्ज, तो इसके सरफेस का जो पोटेंशियल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, KQ/R। नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये कौन से के लिए बोल रहा हूँ, कंडक्टिंग स्फीयर। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसका पोटेंशियल कितना बनेगा बेटा, KQ/R। ठीक है, आगे देखते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टर्स, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी एट द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि आपने सुना होगा, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अकॉर्डिंग। आपने ऐसा सुना होगा, आपके घर में बोलते हैं, बोले कि फ्रिज के कभी भी कॉर्नर को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप जैसे देखेंगे तो फ्रिज के कॉर्नर पे आपको करंट लगने के सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो वही ये जो यहाँ पर होता है, चार्ज एकोमोडेशन विल बी मैक्सिमम, चार्ज विल बी मैक्सिमम एट द कॉर्नर। इसीलिए आपको बोलते हैं कि कंडक्टर में कॉर्नर पे शार्प एजेस पे चार्ज कैसा होता है, मैक्सिमम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो बेटा आज का मतलब सेशन था पूरा, जिसमें कि हमने डेरिवेशंस देखे, डायग्राम देखे और फॉर्मूलाज देखे। ये आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें इसको रिवाइज करो बेटा। ठीक है, अच्छे से इसको तैयारी करो। ये आज जो हमने करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं, जो कि 5 मार्क में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम योर सोमानी सर। बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फॉलो डिजिटल पाठशाला बेटा। इसी तरीके से रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा पूरा CBSE के एंड तक। ये मैं पूरा बनाता रहूँगा ताकि आपके एक भी दिन की पढ़ाई नहीं जाए। सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग डेली का 1 घंटा फिजिक्स पढ़ें, और इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। और ये प्ले लिस्ट को मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा। वही मैं डेली कर रहा हूँ कि डेली का 1 वीडियो डाल रहा हूँ 1 घंटे का, ताकि आप आराम से इसको पढ़ो।
एटलीस्ट इतना पढ़ोगे तो आपका CBSE बेस्ट होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है बेटा। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।